गुड इवनिंग। आप लोग ना एक सेकेंड लाइव ही रहना, मैं थोड़ा सा नेट सही कर देता हूँ। हेलो, जल्दी से ऑडियो और वीडियो की क्वालिटी बता देना बच्चों। ऑडियो और वीडियो की क्वालिटी बता दो और क्लास को शेयर कर दो। क्वालिटी बताओ जल्दी। अच्छी है। Good. तो आज हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। आज से क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 1, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। हम लोगों ने मैथमेटिक्स 2 एक्सरसाइज कर लिए, एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 कर लिया। ये फिजिक्स एक चैप्टर पढ़ लिया। आज केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, मैथ खत्म नहीं हो गया भाई, अब लगातार पढ़ते रहेंगे तो उब जाओगे, है ना। बीच बीच में वैरायटी चाहिए। जैसे एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, अब अगला एक्सरसाइज करेंगे इसके बाद। ठीक है। हम्म चलिए, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। तो सबसे पहले 3-4 बातें केमिस्ट्री पढ़ने के लिए जरा मैं ये लिख लूं, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। ये चैप्टर का नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चैप्टर जो है ना, वो इंटरेस्ट जगा देगा आप लोगों के अंदर केमिस्ट्री के लिए। कौन है भाई ये? एलसीएम क्यों निकालते हैं बच्चे? अब ये मैथमेटिक्स की क्लास नहीं है, हम लोग बाद में देख लेंगे इसको। जब भी कभी हम लोग आएंगे ना वो मैथ लेकर के, तो वहां पर देख लेंगे। ठीक, हाँ। चलिए आइए, अभी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, केमिस्ट्री देख लेते हैं। ठीक है। अरे सारा हो जाएगा, वो अगला एक्सरसाइज में है, एक्सरसाइज 1.3 में है वो। आप ही लोग कह रहे थे कि सर साइंस साइंस, तो मैंने आज साइंस स्टार्ट कर दिया। ठीक, अब एक चैप्टर इसको पढ़ेंगे, क्योंकि बाद में जब कभी कोई बच्चा इसको आकर के देखेगा इस क्लास को, तो वो क्या पढ़ के देखेगा कि लिखा हुआ है केमिस्ट्री चैप्टर 1, और यहाँ पे उसको मैथमेटिक्स मिले तो कैसा लगेगा, है। धोखाधड़ी का इल्जाम लगाएगा मेरे ऊपर। हाँ, तो हम लोग अगर केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पदार्थ किसे कहते हैं। बात समझ में आ रहा है बच्चों? चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि पदार्थ किसे कहते हैं। ठीक है, ये इस चैप्टर से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये इसका लेना देना केमिस्ट्री से है। पदार्थ किसे कहते हैं? ठीक, तो आप लोग जानते ही होंगे, क्लास 9th में पढ़ाया जाता है कि पदार्थ किसे कहते हैं। पदार्थ हर वो चीज को कह सकते हैं जो जगह घेरे, जिसमें द्रव्यमान हो, जो रुकावट उत्पन्न करे, वो सारी की सारी चीजें क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती हैं। ठीक, अब ये जो पदार्थ होता है ना, वो कई प्रकार का होता है, लेकिन मोटा मोटी देखा जाए तो 2 प्रकार का होता है। एक होता है शुद्ध पदार्थ और एक होता है अशुद्ध पदार्थ। ठीक है बच्चों? हाँ, तो देखिए, इस पदार्थ को हम लोग कितने हिस्से में बांट सकते हैं? 2 हिस्से में बांट सकते हैं। एक को हम लोगों ने कहा कि शुद्ध पदार्थ, और एक को क्या कहा? अशुद्ध पदार्थ। अब शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? तो शुद्ध पदार्थ का डेफिनेशन देने से पहले हमें क्या कर लेना है कि थोड़ा सा इसको देख लेना है भाई कि ये है क्या। तो इसका खुद का 2 बाल बच्चा है। एक को हम लोग कहते हैं तत्व और एक को कहते हैं यौगिक। ठीक है बच्चों? अब इन सभी का डेफिनेशन आप लोगों को लिखना है। मैंने पदार्थ के बारे में बता दिया कि पदार्थ किसे कहते हैं। शुद्ध पदार्थ एक तत्व होता है और एक यौगिक होता है, और ये क्या है बच्चों? सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, वो है मिश्रण। ठीक है। अब तत्व किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं, ये बाद में लिखना, अभी नहीं लिखना, इसका डेफिनेशन बाद में लिखना है। ठीक, अब ये जो तत्व है ये खुद 3 तरीके का होता है। कौन कौन सा होता है भाई? तो एक को कहा गया धातु, एक को कहा गया है अधातु, और एक को कहा गया उपधातु। ये तो एक चैप्टर भी है यहाँ पे, धातु अधातु और उपधातु, चैप्टर नंबर 3 हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों? तो ये जो तत्व है ये बड़ा काम का चीज है। तो मुझे यही बताना था कि आपको कम से कम 1 से लेकर के 20 तक के जो तत्व हैं परमाणु संख्या वाले, ठीक, इनके नाम पता होना चाहिए संकेत के साथ। इसके अलावा आपको एक और चीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि संयोजकता किसे कहते हैं।
क्योंकि जब तक आपको संयोजकता नहीं पता चलेगा तब तक आप ये सब काम नहीं कर पाओगे, केमिस्ट्री में कोई भी रिएक्शन नहीं लिख पाओगे। ठीक है, याद है सारा कुछ? वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो फिर हम लोग केमिस्ट्री पढ़ने के लिए तैयार हैं। जिनको नहीं याद है वो याद कर ले, 1 से 2 दिन के अंदर याद कर ले। ठीक, अब मैं इसे मिटा देता हूं। तो 1 से लेकर 20 तक के तत्व आपको याद होने चाहिए। इन सब का डेफिनेशन मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत जरूरी है, या याद नहीं रहेगा तो काम नहीं चलेगा, चलेगा काम, लेकिन पता होना चाहिए। हाँ, अब मैं इसे मिटा देता हूं, आप लोग चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो कोई बच्चा मुझे बताएगा कि 13वां नंबर पे जो तत्व है जिसका परमाणु संख्या 13 है उसका नाम क्या है और संकेत क्या है? जल्दी बताओ, नाम क्या है और संकेत क्या है, पता है आप लोगों को? वेरी गुड, बहुत अच्छे, क्या बात है, वेरी गुड। पता है आप लोगों को। हाँ, एल्यूमिनियम नाम है और संकेत क्या होता है? Al होता है। संयोजकता के बारे में भी आप लोगों को ज्ञान होगा ही, इतना तो मैं समझ सकता हूं अब कि संयोजकता किसे कहते हैं, ये आप लोग जानते होंगे। ठीक, हाँ, तो अगर इतना पता है तो फिर आइए हम लोग अपने चैप्टर में एंटर करते हैं। सबसे पहले है रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं बच्चों? रासायनिक, ये मैं क्या लिख रहा हूं, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो देखो मैं यहां पे ना 2 एग्जाम्पल दूंगा और उन्हीं दोनों एग्जाम्पल के जरिए डेफिनेशन बोल दूंगा। ठीक, ये है CaCO3, ये क्या किया, अभिक्रिया हुआ इसके अंदर और ये टूट गया। और एक है H2 और O2, ये लोग दोनों कंबाइन हो गए और जुड़ करके क्या बनाया, H2O बनाया। ठीक, अब देखिए रासायनिक समीकरण का या रासायनिक अभिक्रिया का हम डेफिनेशन दे रहे हैं, ध्यान से सुनना। जब कोई पदार्थ अकेले, यहां पे ये पदार्थ क्या है, अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ, किसी अन्य पदार्थ को जब बोलना रहे तो दूसरा वाला समीकरण देखना, अकेले बोलेंगे तो पहला समीकरण देखेंगे और किसी अन्य पदार्थ के साथ बोलना रहे तो दूसरा समीकरण देखेंगे। ठीक, क्योंकि यहां पर एक पदार्थ किसी अन्य पदार्थ के साथ जुड़ रहा है। ध्यान से सुनना, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ जुड़कर, ठीक है, एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है तो इस अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ में आया कि जब कोई पदार्थ एक, ये क्या लिख रहे हो तुम लोग, नहीं लिखना, इतना कमेंट नहीं करो बच्चे। हाँ, क्या बोल रहा था कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके एक या एक से अधिक नए गुणों वाला नए पदार्थों का निर्माण करे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब देखो कुछ बच्चे जो हैं वो हो सकता है कि कुछ जरूरी कमेंट कर रहे हो, लेकिन थोड़ा सा भी उल्टा सीधा रहा मैं बाहर निकाल देता हूं, फिर बच्चे फिर बोलते हैं सर आपने मुझे बाहर निकाल दिया। तो मत करो कमेंट, तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं ये आप लोगों ने समझ लिया होगा। ठीक है, क्या है बच्चों? अच्छा, एक सेकेंड, मैथ हेड नहीं हुआ है भाई, 2 एक्सरसाइज हमने पढ़ लिया ना, अब थोड़ा सा साइंस पढ़ लेते हैं, इसके बाद फिर पढ़ते हैं आगे। ठीक, तो मिटा दो इसे। अब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि समझते हैं कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो क्या मैकेनिज्म होता है उसमें, वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो समझते हैं क्रिया विधि। क्रिया विधि, इसमें कुछ लिखना नहीं है बच्चों, बस समझना है। एग्जाम में भी पूछा नहीं जाता है कभी, लेकिन जानकारी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ये चीज। ठीक, तो देखो क्या होता है कि हम H2 लेते हैं और क्या लेते हैं, O2 लेते हैं, और यहां पे डायरेक्ट लिख देते हैं कि अभिक्रिया करके क्या बना, H2O बना, लिख दिया।
ठीक है। लेकिन इसको मतलब यहां से यहां तक पहुंचने में कौन सा सफर तय करना पड़ता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रियाविधि बोलेंगे। तो देखो ये जो H है ना, वो हमेशा क्या रहता है, ये दो परमाणु इसका एक साथ रहता है और अणु बना देता है। ठीक है बच्चों। ये जो ऑक्सीजन है, ये भी क्या होता है, दो ऑक्सीजन एक साथ रहता है, अणु के रूप में रहता है। ये दो क्यों रहता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर के देख लेना कि ये H हमेशा H2 क्यों होता है और O हमेशा O2 क्यों लिखते हैं हम लोग। तो मैकेनिज्म क्या होता है कि ये वाला जो H है वो तब तक इस O के साथ नहीं जुड़ेगा जब तक पहले ये अपना बंधन ना तोड़ा ले। तो सबसे पहला काम होता है कि पहले इनके आपस का बंधन टूटता है, और जब आपस का बंधन टूटेगा तो ये जो H है वो किस में बदल जाएगा, H और H में ऐसे हो जाएगा, और यहां पर O जो है वो ऐसे अलग हो जाएगा। उसके बाद फिर ये लोग आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं, और जुड़ करके क्या बनाते हैं, H2O बनाते हैं। ठीक है बच्चों। तो पहले इनके आपस का बंधन टूटता है, उसके बाद फिर कोई नया बंधन जुड़ता है। ठीक, तो इसके साथ ये क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। ये दो चाहिए, एक ऑक्सीजन जो है वो दो हाइड्रोजन को संभाल सकता है, तो यहां पर कितना ले लेते हैं, दो हाइड्रोजन ले लेते हैं। तो आप लोग कहोगे फिर इस ऑक्सीजन का क्या होगा, तो हम लोग आगे जाकर के पढ़ेंगे, मतलब आगे क्या 2-3 टॉपिक के बाद ही पढ़ना है कि यहाँ पे हम इसको संतुलित करेंगे। तो आपको पता चलेगा कि इस रासायनिक अभिक्रिया में हम लोग 4 हाइड्रोजन लेते हैं और 2 ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है बच्चों। तो कितना हाइड्रोजन रहेगा, 4, 2 ऊपर लिख दिया और 2 नीचे लिख देते हैं, और ये दोनों इसके साथ जुड़ जाएंगे। ठीक, और यहां पर कितना जल बनेगा, तो 2 पीस जल बनेगा। एक जल का अणु यहां पर बन गया, एक जल का अणु यहां पर बन गया। ठीक है। हाँ। तो इस तरीके से होता है। बात समझ में आ गई। हाँ। ऑक्सीजन भी 2 होता है, ठीक है ना। तो मैकेनिज्म यही है कि पहले इनके आपस का बंधन टूटता है, उसके बाद फिर कोई नया बंधन बनता है। ठीक है। तो मिटा देता हूं इसे। तो ये मैकेनिज्म था। जिस बच्चे को मतलब एक बार समझने में दिक्कत हो जाती है वो बाद में फिर से इसे देख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो क्रिया विधि समझ लिए। तो अगला हमारा टॉपिक है कि रासायनिक अभिक्रियाओं की कुछ विशेषताएं होती हैं, वो आप लोगों को पता करना है। विशेषताएं, किसकी विशेषता, मेरी या आपकी नहीं, रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं। क्या क्या विशेषता होती है भाई, तो सबसे पहला होता है गैस की उत्पत्ति, ये आपको याद रखना है। तो कई ऐसे रासायनिक अभिक्रिया होते हैं जिसके होने से गैस उत्पन्न होता है। ठीक है। बहुत सी ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जो अगर संपन्न होती हैं तो गैस उत्पन्न होता है, तो ये उसका एक गुण है ना। तो क्या हो गया, गैस की उत्पत्ति जो है वो रासायनिक अभिक्रिया का क्या है, एक गुण है। ठीक है बच्चों। अगला जो है, आप चाहें तो इसका एग्जाम्पल भी लगा सकते हैं कि गैस की उत्पत्ति के संबंध में मान लो कि H2SO4 है। घबराना नहीं है कि सर कैसे लिख दे रहे हैं और हम क्यों नहीं लिख पा रहे हैं, आप लोग भी ये सारे अभिक्रियाएं खुद से लिखेंगे। ठीक, और यहां पर देखो H2 गैस जो है वो क्या हुआ, बाहर निकला, तो हुआ ना गैस की उत्पत्ति। ये सभी अभिक्रियाएं आप लोग लिख पाएंगे, बड़े ही आराम से लिख पाएंगे, बेफिक्र रहिए, आज पहला क्लास है, बस जुड़ता चले जाइए। ठीक है। हाँ। दूसरा जो यहाँ पे इसका गुण है वो क्या है बच्चों, तो दूसरा जो गुण है वो है अवक्षेप का बनना। अवक्षेप का बनना। अब ये अवक्षेप क्या होता है, तो जब भी कोई दो लोग अभिक्रिया करें, कोई दो या दो से ज्यादा पदार्थ या तत्व आपस में अभिक्रिया करे, और दो या दो से ज्यादा चीज भी बने वहां पर, उसमें से कोई एक चीज जो है ना वो ठोस के रूप में विलयन से अलग हो जाए, तो हम लोग कहते हैं कि वो अवक्षेप बन करके क्या हो गया, बाहर हो गया। ठीक, जैसे एक एग्जांपल देता हूं, यहाँ पे उतना ज्यादा तो सही नहीं है लेकिन हाँ समझने के लिए सही है। अगर आप गांव देहात से बिलोंग करते हैं तो आपके यहाँ दही होता होगा, जो दूध को फाड़ कर बनाया जाता है, फाड़ करके नहीं मतलब कुछ ऐसा ये किया जाता है, तो दूध से दही बनता है। फिर जब उसको ये किया जाता है ना, मतलब उसको बहुत ऐसे इस तरीके से चलाया जाता है, तो उसमें से मक्खन जो है वो ठोस बन करके क्या हो जाता है, अलग हो जाता है।
ठीक है बच्चे, तो वो क्या है, हम लोग कह सकते हैं कि वो एक प्रकार का अवक्षेप है जो बाकी विलयन से क्या हो गया है, अलग हो गया है। ठीक, तो वो होता है अवक्षेप का बनना। ये हम लोग एक अभिक्रिया के रूप में पढ़ेंगे, तो वहां पे हम दिखा देंगे कि कौन सा अभिक्रिया जो है वो अवक्षेपन है और कौन है जो बनता है अवक्षेप के रूप में। ठीक है बच्चों, हाँ, तो दिक्कत वाली बात नहीं है, इसका एग्जाम्पल हम लोग वहां पे कर लेंगे और डेफिनेशन भी वहीं पर लिख लेंगे। तो दूसरा गुण ये है अवक्षेप का बनना। तीसरा गुण जो है वो क्या है बच्चों, कोई बताएगा? रंग परिवर्तन। कई बार ऐसा होता है कि हमने दो चीजें ली है, मान लिया कि ए लिया है और बी लिया है, इसका कलर पीला है और ये सफेद है, इन लोग दोनों को अभिक्रिया करवाया और ऐसा हो गया कि जो बना है वो क्या बन गया, बैगनी बन गया। ठीक है, ये एक कलर है, तो कलर में भी परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, यूपी का क्या होगा बच्चे, देखो यूपी का क्या होगा ये तो आप लोग जानो, अपने सरकार से बोलो भाई। और चौथा क्या है बच्चों, तो चौथा है तापमान में परिवर्तन। तापमान में क्या परिवर्तन होता है वो बता देता हूं। तो जितनी भी अभिक्रियाएं होती हैं, तो उन अभिक्रिया को होने के लिए या तो हमें वहां पे तापमान देना पड़ता है, सामने से ऊर्जा देना पड़ता है, या ऊर्जा उसमें से बाहर निकलती है, ऊर्जा में कमी आ जाती है। ये दो में से एक काम जरूर होता है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं तापमान में परिवर्तन। बहुत सी अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं, जैसे देखो यहाँ पे ए है और बी है, इन लोग दोनों ने अभिक्रिया किया और क्या बनाया, सी बनाया और क्या बनाया, डी बनाया, और ऊर्जा निकला, तापमान बढ़ गया। ठीक, तो इस प्रकार के अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि यहाँ पे ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, अभिक्रिया के होने से तापमान बढ़ गया है। ठीक है बच्चों, तो जब कोई अभिक्रिया हो और तापमान क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो उसे ऊष्माक्षेपी बोलते हैं। तो तापमान में परिवर्तन हुआ ना, हुआ या नहीं हुआ? ठीक, अच्छा, ऐसा है कि ए है और बी है, दोनों को पास में रख दिए और बन ही नहीं रहा है कुछ। ठीक, तो हम लोग इसको बाहर से थोड़ा सा गर्म करते हैं, और जब गर्म करते हैं, ऊर्जा दे रहे हैं मतलब उष्मा दे रहे हैं, ठीक है, तब ये क्या बनाता है, सी बनाता है और डी बनाता है। तो यहां पर हमको देना पड़ा, और जब हम ऊर्जा दिए तो अभिक्रिया होकर के ये क्या हो गया, ठंडा हो गया, यानी कि तापमान में कमी आ गई। तो ये क्या है, उष्मा शोषी है बच्चों। तो ऐसे अभिक्रियाओं को उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे तापमान में कमी आती है, यहाँ पे तापमान बढ़ जाता है, तो तापमान में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। ठीक, अब देखिए एक और है, वो है अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन से क्या मतलब है भाई, हो सकता है कि आपने अवस्था में परिवर्तन, आपने कोई चीज लिया है ए नाम का और कोई चीज लिया है बी नाम का, दोनों ठोस है, और अभिक्रिया होने के बाद एक सी बना है जो कि गैस है, भाग गया। तो देखिए कोई भी पदार्थ जो होता है वो मोटा मोटी देखा जाए तो तीन अवस्था में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। तो यहाँ पे हमने इसको ठोस लिया, इसको ठोस लिया, और ये जो बना है वो क्या बना है, गैस बन गया। ठीक है बच्चे, तो अवस्था में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। तो ये टोटल 5 विशेषताएं होती हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का। ठीक, तो इसका एक स्क्रीनशॉट हो जाए। चलिए फटाफट से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा दो इसे। हो गया, गुड। तो आप सब लोग ना इसका नोट्स बनाते चलिएगा, नोट्स बनाने में कोई कमी मत कीजिएगा भाई। ठीक, तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं कितनी होती हैं। अब है रासायनिक समीकरण। क्या है बच्चे, रासायनिक समीकरण। ठीक, ओहो एक चीज तो छूट गया, इसमें से एग्जाम्पल हमको देना चाहिए था, एग्जाम्पल हम नहीं दिए। ठीक, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल फिर कभी दे देंगे। आप लोग ना अगर मैं एग्जाम्पल छोड़ देता हूं तो याद दिला देना, ठीक है। हाँ, रासायनिक समीकरण ये क्या होता है, तो देखिए मैं आपको समझाता हूं। हाइड्रोजन है, इसने ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया और क्या बनाया, जल का निर्माण किया। ठीक है, तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया लिखा हुआ है।
और इस अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों को उसके संकेत और सूत्र की सहायता से अगर हम दिखा दें तो ये अभिक्रिया का जो निरूपण है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन को क्या लिखते हैं, संकेत इसका H होता है और सूत्र क्या होता है, H2 होता है। ऑक्सीजन का संकेत क्या है, O है, और ये जो जिस रूप में पाया जाता है वो O2 के रूप में पाया जाता है। इन्होंने अभिक्रिया किया और क्या बनाया, जल बनाया। तो क्या लिखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, ध्यान से सुनना, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों को उसके संकेत एवं सूत्र की सहायता से संक्षिप्त निरूपण क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों का संक्षिप्त एवं क्या बोल रहा हूं मैं रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों को उसके सूत्र एवं संकेत की सहायता से संक्षिप्त निरूपण क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। संक्षिप्त का क्या मतलब है भाई, संक्षिप्त का मतलब होता है छोटा, संक्षिप्त का मतलब होता है छोटा। जैसे देखो यहाँ पे ऐसे लिखने में इतना ज्यादा ये लगा और यहाँ पे देखो कितना छोटा छोटा, ये हाइड्रोजन जो इतना बड़ा लिखाया था वो इतने में लिखा गया, ऑक्सीजन जो इतना बड़ा लिखाया था वो इतने में लिखा गया, है ना बच्चों। H2 में क्यों लिखा जाता है, हाँ इस पे एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, तो आप लोग देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है, कि H को H2 क्यों लिखते हैं, O को O2 क्यों लिखते हैं, और इसके अलावा जब जल बनता है तो ये H2O क्यों होता है, HO2 क्यों नहीं होता है, ये क्यों होता है। तो ये सारे सवाल के जवाब मैंने ऑलरेडी दे रखे हैं, आप लोग उस वीडियो को जरूर देखना, इसी के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। हाँ, एक भी चीज मैं छोड़ता नहीं। आप लोग चाहें तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, 300 बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं और लाइक अभी तक नहीं आया है, तो फटाफट से लाइक कर दो बच्चों। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों को जब उसके सूत्र और संकेत की सहायता से निरूपित किया जाता है तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब रासायनिक समीकरण के लिखने का क्या नियम है वो थोड़ा सा कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो, रासायनिक समीकरण के नियम को लिखने से पहले मैं यहाँ पे कुछ और बातें आप लोगों को बताना चाहूंगा। अब थोड़ा सा एक बार फिर से हम लोग एक रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ पे है H2 और यहाँ पे क्या है, O2। इन लोगों ने अभिक्रिया किया और क्या बनाया, जल बनाया, ठीक है बच्चों। तो इससे जो मतलब यहाँ पे ये लोग दोनों आए थे अभिक्रिया करने के लिए, तो इनको कहा जाता है अभिकारक। क्या कहते हैं बच्चों, ये आप लोग याद रखना, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और ये जो यहाँ पे बनता है, रिजल्ट जो मिलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं, ठीक। डेफिनेशन कैसे हो जाएगा, तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, या पदार्थों को, कई बार अभिक्रिया में पदार्थ भाग लेता है, तत्व भाग नहीं लेता है, ठीक। और अभिक्रिया के बाद जो बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं ना, या उत्पाद भी कह सकते हैं, ठीक है, आपको वो कहना है तो कह लीजिए, उत्पाद भी कह सकते हैं, ठीक है जी, कोई तरह की दिक्कत। अब आइए रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है वो नियम पढ़ लेते हैं। हाँ, मैं इसे मिटा देता हूं। डेफिनेशन भी मैंने बोल दिया कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों को क्या कहा जाता है, या पदार्थों को अभिकारक कहा जाता है, और अभिक्रिया के पश्चात बनने वाले पदार्थों को प्रतिफल कहा जाता है। हाँ, अब देखिए समीकरण, समीकरण बोले तो किस चीज का समीकरण, रासायनिक समीकरण। समीकरण लिखने के नियम, तो 5 नियमों का पालन करना पड़ता है, ठीक। वो नियम कौन से हैं भाई, तो सबसे पहला नियम क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। पहला नियम ये कहता है कि अभिकारक को हमेशा बाईं ओर लिखेंगे। तो हमने माना ए नाम का एक अभिकारक है, तो इसको हमने क्या किया, जब भी कोई समीकरण लिखते हैं तो इसको बाईं ओर लिखते हैं। प्रतिफल को हमेशा दाईं ओर लिखना है, तो प्रतिफल को कहां लिखा, दाईं ओर लिखा। तीसरा, ये दूसरा नियम हो गया। पहला नियम अभिकारक को बाईं ओर लिखना है, दूसरा नियम प्रतिफल को दाईं ओर लिखना है। तीसरा नियम क्या है भाई, कि यदि अभिकारक एक से अधिक हुआ, मान लो कि 2 अभिकारक है, तो इन लोग दोनों अभिकारकों के बीच में प्लस चिन्ह का उपयोग करना है। यदि अभिकारक एक से अधिक हुआ तो अभिकारकों के बीच में प्लस चिन्ह का उपयोग करेंगे। और चौथा नियम क्या कहता है, ये तीसरा हो गया। चौथा नियम ये कहता है कि यदि प्रतिफल भी एक से ज्यादा हुआ तो दोनों या तीनों प्रतिफलों के बीच में प्लस चिन्ह का उपयोग करेंगे, ठीक है बच्चों। और फाइनली जो 5वां नियम है वो ये कहता है कि अभिकारकों और प्रतिफलों को एक तीर चिन्ह के द्वारा अलग करेंगे।
हो गया। तो कितने नियम हैं? 5 नियम। एक बार इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर से बताता हूं। तो बताओ ये कोई नियम है? नियम के नाम पे मजाक है ना जी। देखो फिर से बोलता हूं। हाँ, अभिकारकों को बाईं ओर लिखना है, प्रतिफलों को दाईं ओर लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया 2 नियम, पहला नियम। दूसरा नियम, यदि अभिकारक एक से अधिक हुआ तो अभिकारकों के बीच में प्लस चिन्ह का उपयोग करना है। यदि प्रतिफल एक से अधिक हुआ तो प्रतिफलों के बीच में भी प्लस चिन्ह का उपयोग करना है। तो ये नियम नंबर 3, ये नियम नंबर 4। और अभिकारकों और प्रतिफलों को एक तीर चिन्ह के द्वारा अलग करना है, ये नियम नंबर 5 है। ठीक है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी फटाफट से। हो गया। हाँ जी। अब देखिए एक चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि ये तीर चिन्ह क्या बताता है। ये जो तीर चिन्ह हम लोग लगाते हैं ये क्या बताता है? कोई बताएगा यहां पे तीर चिन्ह क्या बताता है? कुछ बच्चे हैं जिनको बाहर निकालना बहुत जरूरी हो गया है, जरा सा देख लेने दो। और कोई है? ओके। अच्छा, ओ आई एम सो सॉरी, एक बच्चे को फिजूल में निकाल दिया। चलो, बाहर आ गया वो, कैसे तो अभी देख लिया। हाँ जी। तो ये तीर चिन्ह क्या बताता है? ये दिशा बताता है। दिशा का मतलब क्या होता है भाई कि आ, अभिक्रिया किस ओर से किस ओर जा रही है। यानी कि ये लोग भाग लेने आए हैं और ये वाला बन रहा है, मतलब यहां से स्टार्ट है, यहां पे एंड है। तो दिशा बता रहा है कि इधर से इधर की ओर हो रहा है अभिक्रिया। ठीक है बच्चों। हाँ, तो ये जो तीर चिन्ह है याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अभिक्रिया में रासायनिक समीकरण जो हम लोग लिखते हैं उसको लिखने में तीर चिन्ह का क्या उपयोग है। तो वो क्या करता है? डायरेक्शन बताता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा स्याही डाल लेते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो रासायनिक समीकरण है ना, ये 2 प्रकार का होता है। वैसे देखा जाए तो एक ही प्रकार का होता है, लेकिन एक जो होता है उसको लिखने में हम लोग मेहनत नहीं करते हैं, तो एक वैसा प्रकार हो गया। और एक ऐसा हो गया कि जिसको लिखने में हम लोग मेहनत करते हैं, तो वो हो गया। तो जो रासायनिक समीकरण है वो कितने प्रकार का है? रासायनिक समीकरण। तो ये रासायनिक समीकरण 2 प्रकार के होते हैं। एक को कहा जाता है संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। और एक को हम लोग कहते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। हाँ जी। संतुलित और असंतुलित का क्या मतलब है बच्चों? देखो, तो हम यहाँ पे एक रासायनिक समीकरण लिखते हैं, ये है H2। आप लोग कहोगे बार बार यही क्यों भाई? तो इसलिए लिखते हैं ना ताकि आप लोग एकदम फैमिलियर हो जाओ। और इस एक अभिक्रिया से हम लोग बहुत सारी चीजों का एग्जाम्पल लगा सकते हैं, तो क्यों ना इसी को बनाया जाए। ठीक है। तो संतुलित उसे कहते हैं कि जब अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और बनने वाले प्रतिफल में सभी प्रकार के ये जो है ना तत्व जो हैं उनके परमाणु की संख्या समान रहे। मतलब अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो। ठीक है, तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया को या रासायनिक समीकरण को क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे मैं समझाता हूं, यहाँ पे जो अभिकारक के साइड देखने पे पता चल रहा है कि हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 2 परमाणु। प्रतिफल के साइड में कितना है? 2 परमाणु। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 2। लेकिन यहाँ पर कितना है? 1 है ना बच्चों? तो बताओ क्या ये संतुलित है? नहीं, ये संतुलित नहीं है, ये असंतुलित है। ठीक है जी। तो ये हो गया असंतुलित, तो इसको हम लोग संतुलित करते हैं। इसे हम लोग क्या करते हैं? संतुलित करते हैं। तो ये कैसा है? ये है असंतुलित। ठीक। अब देखो मैं एक और अभिक्रिया लिख रहा हूं, C और O2। ये अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? CO2 बनाते हैं। ये कैसा है भाई? तो ये संतुलित है। आप लोग देख सकते हैं कि अभिक्रिया में जो इस साइड है वही उस साइड है। इस साइड एक पीस ये है कार्बन का परमाणु, इधर भी एक कार्बन का परमाणु, इधर 2 ऑक्सीजन का परमाणु, इधर भी 2 ऑक्सीजन का परमाणु। तो ये कैसा हो गया? संतुलित हो गया। ठीक है बच्चों।
तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों के परमाणुओं की संख्या अगर समान रहे तो रासायनिक जो समीकरण है वो संतुलित कहलाता है, और अगर तत्वों की संख्या, ये क्या बोल रहा हूं, परमाणुओं की संख्या समान ना रहे तो उसे क्या कहते हैं, असंतुलित कहते हैं। ओके, हाँ, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। और अगला जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कम से कम 2-3 नंबर तो इससे फंसेगा ही फंसेगा। रासायनिक समीकरण को क्यों संतुलित किया जाता है, एक बार थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेते 2 मिनट, अभी मैं बताता कि क्यों किया जाता है। अभी तो वो टॉपिक आया ही नहीं है ना। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हाँ जी, तो अब हम लोग रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के लिए सीखेंगे। ठीक है, रासायनिक समीकरणों को संतुलित कैसे करें। ठीक है, ये है हमारा टॉपिक। तो इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले हम ये जानते हैं कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित क्यों करें। रासायनिक समीकरणों को संतुलित क्यों करें, पहले तो ये जानना जरूरी है ना। तो देखो मैं यहां पे समझाता हूं, ये वही वाला एग्जांपल फिर से लेंगे कि H2O2 अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, H2O बनाते हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ पे जानते होंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो एक परमाणु है, और ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, वैसे तो ये तत्व है और तत्व के परमाणु यहाँ पे लिखे हुए हैं, ज्यादा अगर स्पेसिफिक होके बात करें तो अणु लिखा हुआ है। तो इसका कुछ ना कुछ भार होता है। तो ये जो हाइड्रोजन है इसका भार कितना होता है, 1 होता है, और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का भार कितना हो जाएगा, 2 गुने 1। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, 2 ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा, 2 गुने 16। इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, हो जाएगा ना। अच्छा, यहां पे देखते हैं, हाइड्रोजन 2 पीस है तो 2 गुने 1, और ऑक्सीजन कितना है, 1 पीस है तो 16 गुने 1। इन लोग दोनों को अगर आप जोड़ते हैं तो कितना आता है, 18 आता है। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे एक चीज को याद करेंगे जो कि हमें क्लास 9th में पढ़ाया गया है, वो है कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी कि हमसे ये कहा गया है कि हम ना तो द्रव्यमान बना सकते हैं और ना ही द्रव्यमान को क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, है ना। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, द्रव्यमान हमेशा फिक्स रहता है। मान लो कि मैंने क्या किया, प्लास्टिक लिया और प्लास्टिक को बढ़िया से उसको गर्म किया, पिघलाया और पिघला करके इस रूप में ढाल दिया। अगर हम 100 ग्राम प्लास्टिक का इस्तेमाल किए हैं इसको बनाने में, तो इस पेन का वजन जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 100 ग्राम ही होना चाहिए। वजन कहीं इधर उधर भागता नहीं है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। यानी द्रव्यमान हमेशा फिक्स रहेगा, आपने जितना चीज उठाया है रिजल्ट में उतना चीज दिखाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, मान लीजिए कि ए और बी उठाया है और आप क्या बनाए, सी और डी बनाए हैं, तो अगर इसको लिया है 50 ग्राम और इसको भी लिया है 50 ग्राम, तो ये वाला चीज 100 ग्राम बनना चाहिए। अगर नहीं बनता है तो मतलब क्या है भाई, आपने गलत कुछ काम कर दिया है। 100 ग्राम बनेगा, बिल्कुल बनेगा, विज्ञान ने इसको प्रूफ किया है। तो बताओ, यहां पे हम 34 ग्राम कुछ सामान लिए हैं और रिजल्ट में 18 ग्राम मिल रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं हम लोग इसको लिखने में गलती कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो जब लोगों ने देखा तो कहा कि हाँ भाई गलती तो हो रही है। देखिए यहां पे ऑक्सीजन 2 है और यहां पे ऑक्सीजन 1 है, इसीलिए ये सारा गड़बड़ी हो रहा है, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत गड़बड़ा जा रहा है। तो लोगों ने कहा तो चलो भाई ऐसे समीकरण को नाम रख देते हैं, ये असंतुलित है और हम लोग इसको संतुलित कर देंगे। ठीक है बच्चों, हाँ जी। तो कैसे करेंगे संतुलित, तो संतुलित करने के लिए क्या करना होता है मैं आप लोगों को दिखाता हूं। यहां पे देखो, जो भी अभिकारक है उसको ऐसे लिख लो, और जो प्रतिफल है उसको ऐसे लिख लो। एक बात हमेशा याद रखना कि जो अभिकारक में है वही प्रतिफल में भी रहेगा। HO यहां लिखा तो यहां भी HO लिख दिया। ये जितना पीस है लिख दो, हाइड्रोजन 2 पीस है इधर, ऑक्सीजन भी 2 पीस है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना पीस है, 2 पीस है, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना पीस है, 1 पीस है। मैं पीस बोलता हूँ, परमाणु बोलना चाहिए, लेकिन पीस बोलता हूँ, बच्चों को ज्यादा समझ में आता है। ठीक है जी, तो देखेंगे कि कौन मामला खराब है, किसका मामला खराब है। तो हाइड्रोजन इधर 2 पीस है, इधर भी 2 पीस है, हाइड्रोजन ओके है। मामला गड़बड़ किसका है, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन इधर 2 परमाणु है और इधर 1 ही परमाणु है, यहीं पे मामला गड़बड़ है। तो हम इसको क्या करेंगे, 2 पीस कर देंगे।
और करेंगे कैसे, तो गुना करके करेंगे, हमेशा कैसे करेंगे, गुना करके करेंगे। ठीक है बच्चों, तो एक में हम ऐसा क्या गुना कर दें कि ये 2 हो जाए, तो क्या गुना करेंगे, 2 गुना करेंगे, तो 1 गुने 2 मिलके कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ पे जो गुना किया है ना, तो यहाँ पे करने का कोई फायदा नहीं, हमें यहाँ पे रिएक्शन में गुना करके दिखाना है, या तो कहें समीकरण में गुना करके दिखाना है। तो कहाँ पे गुना, यहाँ पर लिख दें कि ऑक्सीजन में 2 से गुना किए हैं, तो नहीं। अगर कोई ये इसको यौगिक कहते हैं, यौगिक अगर बना हुआ है तो यौगिक में ना तो आप ऐसे कर सकते हैं किसी तत्व के आगे में गुना कर सकते हैं, और ना ही किसी तत्व के पीछे यहां पे लगा सकते हैं, नहीं। अगर आप गुना कर रहे हैं तो आपको यहां आगे में, सबसे आगे में लिखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो हमने यहां पे 2 से गुना कर दिया, ये ऑक्सीजन में 2 से गुना करना था, इसीलिए यहां पे आगे में कर दिया। तो आप लोग कहोगे कि सर अगर ये 2 से गुना किए हैं तो ये तो हाइड्रोजन में भी गुना हो गया ना, ऑक्सीजन में भी हो गया और साथ ही साथ कहां हो गया, हाइड्रोजन में भी गुना हो गया। तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, हाइड्रोजन में भी क्या हो गया है, गुना हो गया। कितना से हुआ है भाई, 2 से हुआ है। तो अब इस तरफ हाइड्रोजन कितना पीस है, 4 पीस है। आप लोग कहोगे फायदा क्या हुआ सर, पहले ऑक्सीजन गड़बड़ हुआ था, अब हाइड्रोजन गड़बड़ हो गया, अब इधर हाइड्रोजन 4 पीस हो गया, इधर 2 ही पीस है ना। हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे, अब हाइड्रोजन को सही करेंगे। यहां पे गड़बड़ी क्यों हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन जो था वो हाइड्रोजन के साथ फंसा हुआ था। ऑक्सीजन में कुछ भी हेर फेर करेंगे तो हाइड्रोजन में ऑटोमेटिक हेर फेर हो जाएगा, लेकिन यहां पे हाइड्रोजन अकेले है, अगर हम इसमें कोई हेर फेर करते हैं तो ऑक्सीजन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमको इसको 4 पीस बनाना है, तो ये वाला 2 में कितना से गुना करें कि 4 हो जाए, तो 2 से कर दो, गुना हो जाएगा 4। देखो, तो यहां गुना नहीं करना है, कहां करना है, यहां करना है। अब देखो ये संतुलित है, हाइड्रोजन कितना पीस, 4 पीस, ठीक है, तो इधर भी 4 पीस। ऑक्सीजन कितना पीस, 2 पीस, तो यहां पे ऑक्सीजन कितना पीस, 2 पीस, हो गया संतुलित। बात समझ में आई, सही है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लास 12 का लाइव क्लास देखना है, क्लास 12 का कल रिकॉर्डेड क्लास दूंगा, और अभी बहुत सारे सवाल करेंगे, इस पे परेशान नहीं होना है। ये नहीं कि हाँ एक कर दिया, यहाँ पे बहुत सारे सवाल करने वाले हैं। बहुत सारे का मतलब कम से कम 4-5 करेंगे, जिससे कि आप लोगों को अच्छा खासा आइडिया हो जाए। अब मैं इसे मिटा रहा हूँ, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखिए एक और लिखता हूं यहां पे, ये है सोडियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाता है। अच्छा, ये सब तो आप लोगों को पता होगा ना कि यहाँ पे सोडियम 2 क्यों आया, ऑक्सीजन 1 क्यों आया, ये सब पता है या नहीं पता है, हाँ या ना, पहले इसमें जवाब दो मुझे, यस और नो में जरा जवाब दो जल्दी से, पता है, अरे वाह, ना वाले बहुत ज्यादा हैं, नहीं पता है। इसीलिए मैंने जब आज क्लास स्टार्ट किया था तो पहले ही कहा था कि बच्चों आप लोगों को 2 चीज के बारे में जानकारी होना चाहिए। पहला, आपको 1 से लेकर 20 तक तत्व याद होने चाहिए, और दूसरा, संयोजकता किस बला का नाम है, उस बला का मतलब उस बला के बारे में पता होना चाहिए। तो संयोजकता के बारे में अगर पता है तो ये चीजें समझ में आनी चाहिए थी। अगर नहीं पता है तो इट्स ओके, कभी हमारा दिल करेगा तो हम बता देंगे कि ये क्यों होता है आखिर ऐसा। ठीक है, हम बता देंगे, एक दिन एक लेक्चर ले लूंगा मैं इस पे, और एक दिन क्या, मैं तो कहता हूं कि कल ही ले लेता हूं एक लेक्चर इस पे, ताकि समझ में आ जाए, है ना जी। तो कल तैयार रहना, कल ये भी बता दूंगा कि हाइड्रोजन को H2 क्यों लिखते हैं, ऑक्सीजन को O2 क्यों लिखते हैं, क्लोरीन को Cl2 क्यों लिखते हैं, और सोडियम को N2 क्यों नहीं लिखते, Na2 क्यों नहीं लिखते। ये सारा कुछ कल जो बेसिक चीजें है ना, कल वो बता दूंगा। ठीक है, तो कल भी जरूर जुड़ना, और अभी तक जिन बच्चों ने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर लें, और जो नए वाले बच्चे चैनल के साथ जुड़े हैं सब्सक्राइब कर करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, बेल आइकन दबा देना, फिर ऑल आएगा, ऑल पे सेट कर लेना, सारा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है बच्चों, हाँ, तो देखिए ये बन गया। तो हम लोगों को संतुलित करना है, पहले ये देखना है कि ऐसा तो नहीं कि संतुलित पहले से ही हुआ पड़ा है, तो नहीं भाई, इधर सोडियम 1 पीस है, इधर सोडियम 2 पीस है, तो मामला तो गड़बड़ है। तो यहां पे लिखा सोडियम और ऑक्सीजन, यहां भी वही दोनों चीजें रहेंगी, तो सोडियम और ऑक्सीजन। इधर सोडियम के 1 परमाणु है, ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, और इधर सोडियम के कितने हैं भाई, 2 परमाणु हैं, ऑक्सीजन के कितने हैं, 1 परमाणु है। कैसे होगा संतुलित, तो जिसका मामला खराब है उसको संतुलित करो। ठीक है बच्चों, हाँ जी। अब देखो संतुलित करने का एक नियम है, नियम क्या है, याद रखना, लिखने की कोई जरूरत नहीं, चाहे तो आप लोग लिख लें। जहां पे ज्यादा परमाणु रहे पहले उसी को निपटाएंगे, जहां पे ज्यादा परमाणु रहे पहले उसी को संतुलित करेंगे। ध्यान से सुनना, है ना। तो जैसे देखो
यहां पे कौन खराब हुआ पड़ा है, सोडियम खराब हुआ पड़ा है। तो हम सोडियम को संतुलित कर दें, इसको 2 से गुना कर दें। तो देखो पहले देखेंगे कि यहां पर सोडियम क्या है, अकेले है, और यहां पे सोडियम क्या है, 3 लोगों के साथ में है। तो ज्यादा भीड़ कहां पे है, जो भीड़ है पहले भीड़ को ही समेट लो। ठीक है बच्चों, तो ये अकेले है, अकेले वाले को बाद में देखेंगे, पहले भीड़ वाले को मारेंगे। ठीक है, हाँ। आ, ये कौन है, महाबोधि म्यूजिक, पहले तो तुम बाहर निकल जाओ, गंवार कहीं के। और किसी को सुनानी है अपनी बात, अरे गंवारो, पढ़ा रहा हूं तो पढ़ लो ना, सुन लूंगा तुम्हारी बातें। तुम इससे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट बोल रहे होगे जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं। एक बार और बोलना, फिर मैं बाहर निकाल दूंगा। ठीक है, हाँ। तो पहले हम लोग किसको संतुलित करेंगे, यहां पे जिसका मामला खराब है उसको। तो यहां पे किसका खराब है भाई, तो देखो ऑक्सीजन इधर 2 पीस है, इधर कितना है, 1 पीस है, तो 2 से गुना कर दो इसको, 2 हो जाएगा। तो 2 से गुना करने का मतलब है ना, यहां 2 से गुना करना है। ठीक है बच्चों, तो यहां जैसे ही 2 से गुना किया तो देखो सोडियम में भी गुना हो गया, इसीलिए पहले हम इसको नहीं कर रहे थे। अगर इसको पहले 2 से गुना कर देते तो एक बार और करना पड़ता। अब इस तरफ सोडियम कितना पीस हो गया, 4 पीस। ऑक्सीजन तो ठीक है, दोनों तरफ 2-2 पीस हो गया, लेकिन ये सोडियम जो है वो इस तरफ 4 पीस हो गया, इधर 1 ही पीस है। अब एक को आराम से 4 से गुना कर देंगे तो सोडियम भी 4 पीस हो जाएगा। लो, अब इधर ये सोडियम अकेले था, 4 से गुना किया, इस पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। बात आई समझ में। ठीक है, क्लास 10th के प्ले लिस्ट में डेली वीडियो ऐड हो रहा है, डेली ऐड हो सकता है एक आध दिन में छोड़ देता हूं, मैं थोड़ा लेजी हूं भाई, तो 1-2 दिनों के बाद हो ही जाता है। ओके है ना, हाँ। तो ये देख लें, 1-2 और करें, 1-2 और छोटे छोटे कर लेते हैं। तो क्या कहते हो, कल हम लोग यहाँ पे इसको संतुलित करने के लिए सीखें, या तो फिर वो सीखें जो अभी मैंने बताया था, क्योंकि 5 सवाल दिए हुए हैं, एक किताब है जिसको मैं फॉलो करवाता हूँ बच्चों को, तो 5 या 6 सवाल हैं। चलो, तो एक और सवाल करते हैं, जैसे कि Na+Cl2, इन लोग दोनों ने अभी क्रिया किया और क्या बनाया, NaCl बनाया। तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बच्चे संतुलित करके दिखाएं। अब आप लोग कर सकते हैं इसको, चलो करके दिखाओ मुझे। और जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूं ना, बिल्कुल इसी तरीके से आप लोगों को लिखना है। ये नहीं कि कमेंट में ऐसे लिखने बैठ जाना, आप अपने कॉपी में लिखोगे, आसानी होती है समझने में। बेसिक वाला कल करें, ओके, कल बेसिक वाला कर लेंगे, हाँ। संदीप कुमार, ठीक है, कोशिश करता हूं बच्चे, हाँ। हो गया, किसी ने किया 2NaCl, वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छे। हाँ, देखो यहाँ पे सोडियम 1 परमाणु है, क्लोरीन 2 परमाणु है, लिख दिया। यहाँ पे सोडियम का 1 परमाणु है और क्लोरीन का कितना परमाणु, 1 परमाणु है। मामला तो खराब है। किधर वाले को पहले संतुलित करेंगे, इधर वाले को, इधर तो सब अकेले अकेले, इसको छोड़ो, पहले इधर वाले को देखो कहाँ मामला गड़बड़ है। तो बोलेंगे कि क्लोरीन इधर 2 पीस है, इधर 1 पीस है, तो क्लोरीन में 2 से गुना कर दो भाई, ये भी 2 पीस हो जाएगा। तो जैसे ही 2 से गुना किए, क्लोरीन में गुना करने का मतलब है आगे 2 से गुना करना, तो ये सोडियम में भी ऑटोमेटिक 2 से गुना हो गया। ठीक है बच्चों, तो सोडियम भी कितना परमाणु हो गया, 2 परमाणु। इधर सोडियम का कितना परमाणु है, 1 परमाणु। इसको भी 2 से गुना कर दो, मतलब आगे में 2 से गुना कर दो, तो इधर भी कितना हो गया, 2 हो गया। ये देखो संतुलित रासायनिक समीकरण, सही है, कर लेंगे अब। तो आप लोगों को ना मैं ऐसा करता हूं, होमवर्क दे देता हूं, इसको करके रखना, कल बताना मुझे। मैं मिटा देता हूं इसे और होमवर्क लिख दे रहा हूं। पहला सवाल है Mg+HCl, ये अभी क्रिया करके क्या बना रहे हैं, MgCl2 और H2, पहला हो गया। दूसरा, आप लोग चाहें तो कमेंट करके बता सकते हैं इसको, इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, ठीक। दूसरा सवाल है AlCl3
और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2। अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, Al इसके साथ जाएगा तो AlOH का होल 3, ये Al है बच्चों, और क्या हो जाएगा CaCl2, CaCl2। इसको संतुलित करना है। अक्सर ऐसा होता आया है कि मास्टर अपने आसान आसान वाला करता है, बच्चों को भारी वाला पकड़ा देता है। आप लोगों को लग रहा होगा ऐसा, तो लगने दो फिर भी करने की कोशिश जरूर करना। हाँ जी, चलिए एक और सवाल दे देते हैं, 3 सवाल देता हूं। Fe और H2O क्या बनाता है, Fe3O4 और प्लस का इसे रख दो H2। ये 3 सवाल हैं और इसको बना करके आप लोगों को दिखाना है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो कर ले, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर करके बेल आइकन भी जरूर दबा ले और उसको ऑल पे सेट कर ले, और इसका एक स्क्रीनशॉट जल्दी से ले ले क्योंकि अब हम लोग जाने वाले हैं। हाँ जी 7:45 हो गया, मैं देख रहा हूं। तो ठीक, कल मिलते हैं। चलो, क्लास 7 बजे से शुरू होती है बच्चे। ओके।